अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम अब्बासी है और आज आप हमारी आईटी मीडिया फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप के लिए आए हैं यहाँ पे उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी से। आप लोगों को यहाँ पे खुशआमदीद हम कहते हैं। ये वर्कशॉप आपको, आप मास मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये स्टूडेंट हैं, इसके आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को मीडिया के हवाले से, तो आपके जो टीचर हैं उन्होंने यहाँ पे अरेंज किए, तो हम उस हवाले से आज आपको बताएंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली हम क्या करवाते हैं। यहाँ इस वक्त हम क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो इस वक्त हमें जो है वो तकरीबन 3 कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 वीडियो कैमरे और 2 DSLR हैं। 3 कैमरे मैंने इसलिए कहा कि मेन हमें जो चाहिए होते हैं 3 कैमरे होते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कैमरा होता है, चौथा कैमरा जो आपके इंसेशन लेता है, तो इंसर्ट के लिए वो कैमरा हम यूज़ करते हैं, उस कैमरे को हम मूव करते हैं। 3 कैमरे तकरीबन हम फिक्स रखते हैं। अब इन 3 कैमरों की पोजीशंस क्या होती है, एक जैसे मेरा फ्रंट बना रहा है, एक मेरा बैक से आपका व्यू ले रहा है, और एक रॉ मतलब जहां दिल चाहे उसका मूव करे वो कैमरे का इंसर्ट ले सकता है। इसके अंदर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, इसको आईटी मीडिया फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग कहा जाता है। मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ये एक अदारे के अंदर ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम फिल्म मेकिंग का कोर्स करवाते हैं। ये 6 महीने का होता है। तो यहाँ आप जैसे आए हैं, आपने देखा कि इस तरफ हमारे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये न्यूज़ कास्टर के लिए लगा हुआ है कि इसका सेंस ऐसा लगे कि न्यूज़ प्रोग्राम के लिए कुछ हो रहा है। इसी तरह पीछे भी एक बैकग्राउंड लगा हुआ है और एक साइड में भी लगा हुआ है, ये क्रोमा है की है। क्रोमा की जो होती हैं वो 2 कलर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक कलर होता है ब्लू और एक होता है ग्रीन। ये असल में सुपर इम्पोज टेक्निक में इस्तेमाल होता है। मैं तकरीबन पिछले 30 साल से इस मीडिया से वाबस्ता हूँ। 91 से मैंने ये सफ़र शुरू किया था और आज मुझे 2021 हो गई है, तो तकरीबन 30-31 साल, अगर इसको थोड़ा आगे पीछे डालें 30-31 साल तो हैं ही हैं, लेकिन मुझे 28 साल भी आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे 31 साल हैं। इस 31 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने बहुत सारे चैनल्स के अंदर काम किया, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, करंट अफेयर, एंटरटेनमेंट, मुख्तलिफ जगह पे मैंने तरबियत ली है। और मेरा ताल्लुक जो है आज़ाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से। मैं पहले ये ट्रेनिंग नहीं देता था, फिर मैंने देखा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास चैनल पे आते थे तो उनको 4 साल यूनिवर्सिटीज़ में लगते थे, उसके बाद 4 साल उनको चैनल के अंदर लग जाते थे धक्के खाते, क्योंकि जो यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको कागज़ तक रखती हैं। शायद आज आप उसी वजह से यहाँ पे आए। तो बेसिक तरबियत हमारी क्या है, हमारा 50% जो होना चाहिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन हमारे क्या है कि एक ही चीज़ थ्योरी पढ़ाई जाती है, ऐसा है नहीं है। तो जब आप थ्योरी पढ़ते रहते हैं, जब आप मार्केट में आते हैं, प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, तो आप देख के घबरा जाते हैं कि कैमरा कौन सा आ गया सामने, लाइट्स कौन सी आ गई, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनलिज्म होता है, वहाँ लोगों की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। फिर आपको अपनी ज़िंदगी के 4 साल पीछे जाना पड़ता है, फिर आपको दोबारा से वो काम स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप उस चीज़ से अवेयर नहीं होते। तो लिहाजा हमें जो काम सिखाए जाए या जो पढ़ाई जाए, जो एजुकेशन दी जाए, उसके अंदर कम से कम 50-50% तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल। हमें क्या है कि प्रोफेसर आते हैं, लेक्चरर्स आते हैं, जो भी हैं वो आके कागज़ पे बता के चले जाते हैं, कुछ पता नहीं होता कि उसने क्या किया। और डिग्री लेके जब फील्ड में आता है तो उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर उस वालिदैन के, उस बच्चे के, उस माशरे के जो है ना, फिर दोबारा से एक रीस्टार्ट हो जाता है। तो आज उसी चीज़ को हम ठीक करने के लिए यहाँ जो वर्कशॉप ले रहे हैं, उसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पे कैमरे जो लगाए हैं, एक कैमरा है EX3 सोनी का है। ये कैमरा मार्केट में आए हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं। ये HD कैमरा है और बेहतरीन कैमरा है, ये प्रोफेशनल कैमरा है। दूसरा कैमरा हमारे पास पैनासोनिक का है, वो भी 4K कैमरा है और वो भी फुली फ्रेम का है, फुल HD है और कंटिन्यूस कैमरा है। कंटिन्यूस कैमरे का क्या होता है कि वो घंटों तक रिकॉर्ड कर सकता है, एक बैटरी पे, एक चार्जर पे। और 2 कैमरे हमने DSLR लगाए हुए हैं ताकि आपको इस वर्कशॉप में कैमरों की रेंज पता चले। इसी तरह मेरे सामने टेबल पे भी 2 कैमरे रखे हुए हैं, एक तकरीबन 15 साल पुराना है, दूसरा भी तकरीबन 15-16 साल पुराना है। 95, 97, 2000 के करीब ये कैमरे रिलीज हुए थे, उस दौर के ये बेहतरीन कैमरे हैं। आज भी ये रनिंग कंडीशन में ऑन है, लेकिन कैमरों के अंदर
पिछले 50 साल या 100 साल में जो चेंज आया है वो रेजोल्यूशन का आया है। एस्पेक्ट रेशो 2 ही हैं, वैसे तो होते हैं मीडियम साइज और 7 से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो 2 होते हैं, एक 4.3 का, एक 16:9 का। ये आपको पता है? 16:9 जो होता है वो ये फ्रेम है, ये देखें पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस जगह जो भी चीज़ लगाई गई है वो किसी मकसद के लिए लगाई। अब जैसे मेरे पीछे वाला बैकग्राउंड है वो 4.3 का है, वो छोटा है, चौकोर है, चौरस है, और ये लंबा है, ये सिनेमेटोग्राफी का है। अच्छा, आप में से किसी को पता है सिनेमेटोग्राफी जो है उसका मीनिंग या मतलब क्या है? 2 लफ्ज है, एक है सिनेमेटोग्राफी, एक है फोटोग्राफी, दोनों एक जैसे हैं। एक लफ्ज जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफी, मतलब तस्वीर कशी, दूसरा लफ्ज है सिनेमेटोग्राफी। तस्वीर कशी तो है ये, लेकिन वो फिल्म मेकिंग है मूव वाली, हिलने वाली, जिंदगी वाली। हरकत नगारी, उर्दू में हरकत नगारी कहते हैं इसको, उर्दू लफ्ज क्या कहते हैं? हरकत नगारी, मूव करती हुई। अच्छा, अब मूव कैसे करना है? जिंदा है सारी चीज़ें। अगर आप इसको प्रोफेशनलिज्म में देखें तो आपकी जो कैमरा है वो हाथ पे यूज़ नहीं करना है, वो किसी स्पेशल रिग पे, जैसे जिब ये हमारे नीचे रखी हुई है, कल हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, कल इसको खोलेंगे, काफ़ी 24 फीट की है। तो रिग पे जब आपका कैमरा यूँ मूव हो जाता है तो बड़ी एक स्मूथिंग कहलाता है, वरना आपके हाथ पे वो जर्क खाता है। ठीक है। सेकंड, आप कोई स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, जैसे आजकल मार्केट में नए नए आए हुए हैं, तो इसको हम बड़ा स्मूथ और बेहतरीन सा शॉट लेंगे, इसको हम कहेंगे सिनेमेटोग्राफी। फोटोग्राफी का क्या मतलब है? फोटोग्राफ का मतलब क्या है सर? अक्सबंदी जो होती है सर, तस्वीर कशी जो है, फोटोग्राफी जो है। मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ ये हमारा अपना एक स्टूडेंट है, हम उससे पूछते हैं कि ये मैं कोई आपसे इम्तिहान नहीं ले रहा, सिर्फ आपको एक नॉलेज फराहम कर रहा हूँ कि आप एक आला अदारे से आए हो, आप वहाँ पे इस कौम के मुस्तकबिल हो। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो ये मुल्क आगे क्या हाल होगा? हमने किसी को नहीं, अपने आप को ठीक करना है, अपना नॉलेज फराहम करना है, अच्छा करना है। आप बैठ सकते हैं। अब हमारा स्टूडेंट है, ये माइक पीछे उसको दे दें, वो बताएगा। तुम्हें आता है, तुम आप बता सकते हो? सर, तस्वीर का मतलब है रोशनी से बनने वाली छवि को हम तस्वीर कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे साउंड्स की, ऑडियो की, माइक की। तो माइक के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि माइक, एक माइक कॉलर माइक होता है, एक गन माइक होता है जो कैमरे के ऊपर लगा होता है, और एक हैंड माइक होता है जो आप फील्ड में यूज़ करते हैं। तो माइक की बहुत सारी इकसाम है, स्टूडियोज़ के अंदर अलग होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के अलग होते हैं, आउटडोर के लिए अलग होते हैं, इंडोर के लिए अलग होते हैं। इनकी पिच कंट्रोल की जाती है। अगर हम मुआवजा करें तो ये जो माइक है ये एक सिंगल माइक है, ये एक तरफ एक ऑडियो दे रहा है, ये स्टीरियो नहीं है, ये मोनो है। मोनो और स्टीरियो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, स्टीरियो माइक के बारे में कोई बता सकता है कि स्टीरियो माइक क्या है? स्टीरियो माइक जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को कवर करता है, और मोनो वो होता है जो एक सिंगल जो लेयर्स को कवर करता है। हम इसको, अगर आप में से करके जो मोनो जो होता है वो मैच करके पूरा दोनों को दे रहा होता है, और वो दोनों लेफ्ट राइट। ठीक है, आपने बता दिया कि जी ये इसकी 2 लेयर्स होती हैं, 2 चल रही होती हैं, एक ऊपर नीचे, और सिंगल जो होता है, मोनो जो होता है, वो एक लेयर चल रही होती है, ऑडियो की एक बार आ रही होती है, और स्टीरियो में 2 बार होती हैं। अगर हम यहाँ आपको इजीली आसान समझाएं तो किस तरह समझा सकते हैं? आप में से कौन बता सकता है कि ये इसको बिल्कुल इजीली समझ आ जाए आसान से? कौन बता सकता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे, ताकि आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाए कि है क्या चीज़। माइक की जब हम स्टीरियो और मोनो को समझते हैं कि मोनो और स्टीरियो क्या है, आप सब लोग अपनी एक उंगली यूं करें खड़ी, सब उंगलियां उठाएं, सब, आप लेडीज़ भी उठाएं, और अपने कान में डालें, यहाँ पे ज़ोर से कान की आवाज़ बंद कर दें। कान की आवाज़ बंद की आपने? आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? अब आप दूसरी उंगली दूसरे कान में रखें, दोनों कान बिल्कुल यूं बंद कर देना है। बंद की, आपको मेरी आवाज़ की वेरिएशन आ रही हैं। अब आपने एक उंगली निकाल दी तो ये मोनो हो गया, समझ आइए। अब आपने दूसरी निकाल दी, क्वालिटी कैसी आ रही है?
ये मोनो और स्टीरियो में फ़र्क आपको समझ आ जाएगी, ये आज तक नहीं समझ आई। ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, इंसान ने अभी तक सिर्फ इनको देख के पढ़ा है, परखा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने जी स्टीरियो मोनो बना लिया, ये इसी को देख के बनाया गया। आप अगर एक आंख बंद कर लेना तो यहाँ से ये पूरा एरिया गायब हो जाएगा। ये कैमरा 3D इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये 4 डायमेंशनल नहीं है, 3D इम्पैक्ट है। क्या 3D है कि ये पूरा 3 है, 3 डायमेंशनल, 4 पीछे है, ठीक है। तो ये आई, अगर एक आई बंद करके आप देखो, एक आई बंद करके देखो क्या होता है। तो मेगा पिक्सल भी जो हैं वो इसी आई को देख के बनाए गए हैं। इस गिम्बल को, जो आजकल आपकी जदीद रिसर्च में जो गिम्बल्स आ गए हैं, स्टेबलाइज़र आ गए हैं, कैमरों के मोनोपोड आ गए हैं, वो इसी आई के स्टेबलाइज़र को रिसर्च किया कि ये आई कहाँ फिट है, इसके नीचे क्या चीज़ें हैं, कौन सी साइंस है जिसके थ्रू ये आंखें मूव कर रही हैं। अगर मैं आप फ़र्ज़ किया आपको उल्टा कर देता हूँ तो ज़मीन उल्टी हो जाएगी। कैमरा आज तक ये ईजाद अभी नहीं कर सका कि कैमरा उल्टा हो जाए ज़मीन सीधी रहे। आप उल्टे हो जाएं ज़मीन सीधी रहेगी, मैं उल्टा हो जाऊंगा, मैं उल्टा हूं, लेकिन आंख सीधा ही दिखाएगी। मैं टेढ़ा हो गया, आंख सीधा दिखा रही है, कोई वाटर लेवल नहीं है। मैं इस तरफ टेढ़ा हो गया, कोई वाटर लेवल नहीं है, चीज़ सीधी है। एक सोचने की बात है ना, ये टेढ़ा हो गया। अब कैमरे में होता है तो बिल्डिंग क्यों होती, ऐसे ही होती ना। अब कैमरे को इधर जगह उधर, लेकिन हम टेढ़े हो रहे हैं, सीधी दुनिया सीधी है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी बारीकियाँ रखी हैं इस चीज़ के अंदर। लाइट है, अगर हम इस वक्त डायरेक्ट लाइट इसको फेस पे मार देते हैं तो ये लाइट हार्ड हो जाएगी, हमारे फेस के अंदर जो झाइयाँ, मासे, कील, जो भी खूबसूरतियाँ वो सब निखर के आएंगी। इसको हमने सॉफ्ट कर दिया, इसके आगे हमने एक बटर पेपर लगाया, लाइट को हमने सॉफ्ट किया, डिफ्यूज़ किया, ताकि रिज़ल्ट अच्छा है और हमारी आंखों में डायरेक्ट चुभे ना। अगर हम इसको डायरेक्ट मारते हैं तो एकदम हमारे को तंग करेगी, परेशान करेगी, बार बार तंग होंगे हम लोग। तो इसलिए हमने इसके आगे बटर पेपर लगा के हमने इसको सॉफ्ट किया है। आपकी 2 चीज़ें मैंने 3 चीज़ें कवर कर दी, एक लाइट, कैमरा एंगल्स और साउंड्स, कि ये साउंड्स कैसे बनाए जाते हैं। ये एक पूरी साइंस है, पूरी साइंस, ये साई की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री में क्या है कि आपके दर्जी भी होता है, धोबी भी होता है, ड्रेस डिज़ाइनर भी होता है, आर्ट एंड कल्चर वाला आदमी भी होता है, ड्रेस मेकिंग वाला भी होता है, कॉस्मेटिक मेकअप वाला भी होता है, आपके बालों को सेट करने वाला होता है, आपकी एजुकेशन बोलने वाला होता है, एंकर जिसको कहते हैं, आपको एग्जीक्यूट करने वाला होता है, आपको कैमरा मैन करवाने वाला होता है, आपकी लाइट सेट करने वाला होता है, आपके यहाँ तरखान होता है, कारपेंटर होता है। ये कोई 200 फन के लोग मिल के एक मीडिया इंडस्ट्री बनती है। मतलब 200 के हिसाब से हज़ारों लोग उसमें काम करते हैं। कारपेंटर डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट, आर्काइव डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट जिसको आर्काइव कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस ये एक मीडिया बनती है। अभी हम इस क्लास में बैठे हुए हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, लाइटिंग भी है, बैकग्राउंड्स भी हैं, साउंड इफेक्ट्स भी हैं, एडिटिंग भी है, पोस्ट प्रोडक्शन जिसको कहते हैं। तो सब चीज़ें मिला के ये एक वीडियो बनेगी। ये एक पूरी साइंस है, आपने इसको समझना है। आपने सेकंड के अंदर समझना है कि मुझे जुमला मैं सही निकाल रहा हूँ या गलत निकाल रहा हूँ। आपको खुद ये चीज़ बता देगी कि जुमला गलत जा रहा है। आपको ये चीज़ बता रही होती है कि आप जो बोल रहे हो ये सही बोल रहे हो गलत। आपको अगर उस वक्त नहीं, 2 मिनट बाद एहसास हो जाएगा यार मैंने गलत बोल दिया, अब क्या करूँ। ऐसा है नहीं, आप बैठे हुए हो तो आपको पता होता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज गलत है। तो कैमरे के आगे हमेशा आपको अलर्ट बैठना है। मैंने जैसे अभी बच्चों को बता रहा था सर के आने से पहले कि आपने बॉडी लैंग्वेज जब बैठोगे, टेक लगा के बैठोगे तो बिल्कुल अकड़े हुए बैठोगे। अगर आप आगे पीछे होगे तो यूँ झुके हुए आगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ख़राब होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा है, अगर आप इसको ऑपरेटिंग में करते हो, ठीक है, कैमरे के शॉट ले लो। इसी तरह अब मैंने ये शॉट ले रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ आपको बात करते करते, क्योंकि मैंने हाथ यहाँ रखा है तो मुझे बीच में ये कैमरे का शॉट चाहिए जो वहाँ पे मैं वीडियो फिल्म में लगाऊंगा। अगर ये शॉट नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने इशारा किया वो कैमरे में शायद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि उसके शॉट क्या लगेगा, ये सीन उस जगह लगेगा जब मैं कैमरे की बात करूँगा। तो ये कंटिन्यूटी है शॉट्स की। आपकी ज़िंदगी में आप घर से निकल आए, 1 घंटा आपने ज़ाया किया, आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो आपने 4 घंटे ज़ाया किए, आप वापस गए तो 1 घंटा लगा, 2 घंटे, आपके 6 घंटे। अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं तो आपकी ज़िंदगी के 6 घंटे ज़ाया हो गए। 6 घंटे 60 साल पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मैट्रिक कर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आपने बुनियाद बनाई। आजकल के दौर में आपने इंटर कर लिया तो
वो बुनियाद बन गई, मास्टर किया तो दीवारें लग गई। ऐसा ही है ना, अपने आप को कमिट करो क्या कि इससे दूर भागना है। एक छोटी सी बात है जो शायद आपके काम आ जाए कि आज आप ये अपने ऊपर तजर्बा कर लो। आपने इसके अंदर जितनी टिकटॉक देखी है, जितनी आपने इसके अंदर कोई चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपको एक भी याद नहीं होगी। ये याद है, याद कहाँ से होता है कि जब आप सुनते हो, आप में से एक दो लोग लिख रहे हैं, ये रब का एक असूल है। जब आप सुनते हो तो कान कॉपी करता है, जब आप लिखते हो तो हाथ गवाही देता है, और उसके याद रखते हैं। ये सिस्टम है, और दिमाग और आंखें दोनों उस चीज़ की गवाही देते हैं। तो चार चीज़ें जो हैं आपकी एक टाइम में यूज़ हो रही होती हैं, वो यूज़ जो हो रही होती हैं वो आपको दूर तक याद रहता है। अब जब आप यहाँ पढ़ते हो तो उसके बाद यूँ कर देते हो, तो वो ऐसे ही फेंक देते हो। जल्दी से बता दो मुझे, इस पर कोई चीज़ याद है? कितने टिकटॉक देखे, कितनी नसीहतें पढ़ी? ये बर्बादी का ज़रिया है। आप रिसर्चर नहीं बन सकते, आपके हाथ की वो डिज़ाइनिंग नहीं है लिखने की, वो खूबसूरती नहीं है रिटन में। आप मास्टर कर रहे हो, आपकी अगर किसी को दे दूँ मैं पढ़ने के लिए, हो सकता है आप ही ना पढ़ सकें, आपके टीचर भी ना पढ़ सकें। या मैं गलत कह रहा हूँ? 50 स्टूडेंट में से एक बच्चा होगा जिसका कोई रिटन पढ़ लेगा, क्योंकि लिखना ही छोड़ दिया है, तो आपको याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए जब तक आप कैमरे को, आज जो प्रैक्टिकल हो रहा है, आप मुझसे लेक्चर ले रहे हो, जब आप इस कैमरे के ऊपर खड़े होंगे, इसका मैनुअल ऑपरेट करेंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे, तो आपको याद होगा यार मैंने यहाँ से ऑन किया था। अब जैसे ये कैमरा है, इसको मैं ऑन करता हूँ, तो अब आपने सीखा ही नहीं है, आपने सुन लिया, ठीक है। मैंने कहा यार कैमरा ऑन करो, अब आप ढूंढोगे, यहाँ से ऑन कर लिया मैंने, ऑन हो गया, यहाँ बटन है, ठीक है। अब मैंने ये कैमरा लिया, मैंने कहा ऑन करो, तो बटन यहाँ पे पीछे है ये, ठीक है, यहाँ बटन है। अब ये भी रख दिया। अब मैंने कहा आप कैमरा ऑन करो, ये वाला। अब आप वहाँ ढूंढने लगे यार ये ऑन कहाँ से होगा। उसको कहा कैमरा ऑन करो, वहाँ नाम ही अलग लिखा हुआ है, वहाँ मीडिया लिखा हुआ है, वहाँ ऑन ऑफ लिखा ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा मीडिया क्या चीज़ है। तो ये प्रैक्टिकली जब तक आप इसको ऑपरेट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप समझ नहीं आएगी। जैसे इस वक्त इस स्टूडियो के अंदर टंगस्टन हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, ये आपने देख लिया, प्रैक्टिकली देख लिया। 500 वाट का बैकग्राउंड लाइट है। बैकग्राउंड लाइट हमेशा कम होती है, 50%, 80%, 70% कम होती है। आपने सिर्फ सेपरेशन के लिए 30% देनी होती है। फ्रंट लाइट जो है आपकी वो 80% होती है, वो आपको फ्रंट क्योंकि ज़्यादा निकालना होता है। तो यहाँ दो लाइटें, एक फ्लोरेसेंट लगा हुआ है और एक टंगस्टन हेलोजन लगा हुआ है। तो लाइटों का आपको पता होना चाहिए कि वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर पे लाइटें कितनी इस्तेमाल होती हैं। इस वक्त मेरा क्या रिजल्ट ठीक आ रहा है? हम दोनों ठीक नज़र आ रहे हैं आपको? या आपकी आई बता देती है, 1 सेकंड में आपको रीड कर देती है कि आपके यहाँ पे लाइट कम आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है। हमें जो लाइट की रिक्वायर्ड है इस वक्त, वो एक वर्कशॉप हो रही है। हम किसी प्रोडक्शन या किसी इंटरनेशनल मुकाबले में ऐसा नहीं ले रहे हैं कि हर चीज़ का, हम सिर्फ आपको बेसिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लाइट बेसिक कहाँ से। देखो बैक लाइट कहाँ लगी हुई है? ग्रिड पे। इसको क्या कहेंगे? ग्रिड पे लगाने का मकसद क्या है? क्यों लगाइए? कि आपके कैमरे के व्यू में ना आए। अब वहाँ से अगर कैमरा हमारा ले रहा है तो ये लाइट बीच में नहीं आ रही है। अगर कैमरा भी आ रहा है तो हमने खुद जानबूझ के दिया है, हम उस कैमरे को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको सिखाने के लिए दिया है। तो ये लाइट ग्रिड पे इसलिए लगाई कि ऊपर से लाइट आपकी एक तो लेंस पे ग्लेयर ना आए। अगर ये लेंस पे आती है तो एकदम लेंस का रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आएगा। आपकी रिफ्लेक्शन, आपकी जो उसके अंदर ग्लेयर है वो आ जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम सिंगल पर्सन कैरेक्टर पे 3 लाइटें करते हैं। की लाइट, फिल लाइट जो इस हिस्से को फिल करेगी, और बैक लाइट। ये 3 लाइटों के नाम होते हैं, की लाइट, बैक लाइट और फिल लाइट। ये 3 लाइटें बेसिक एक कैरेक्टर पे। और इसी तरह से अगर कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे तो आप लाइट बढ़ाते चले जाओगे। अगर 4 कैरेक्टर हैं तो 4 के हिसाब से कितनी 12 लाइटें बन गई, 5 हैं तो 16 बन गई। इस तरह से लाइट बढ़ती है। आप प्रोडक्शन की जो लाइट करते हो
उस लाइट को आप उस हिसाब से सक्सेस करते हो। और लाइट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लाइट डिफ्यूज़ कैसे की जाती है और हार्ड लाइट कहाँ यूज़ होती है। इसी तरह की है क्रोमा की। क्रोमा की पे जब आप काम करते हो तो ये सुपर इम्पोज होता है कि जो आपका बैकग्राउंड है उसके अंदर आप जहाज खड़ा कर दें, उसके अंदर पहाड़ी सीन ले आएँ, उसके अंदर वाटर सीन ले आएँ, उसके अंदर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी दिखा दें बैकग्राउंड में आपके जो नज़र आनी चाहिए। इसलिए हम इसको क्रोमा की इस्तेमाल करते हैं। आपने आजकल जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में देख रहे होंगे या बॉलीवुड की, तकरीबन वो जो है ना वो क्रोमा कीज़ लगा के शूट करते हैं, उस पर वो फुली तवज्जो देते हैं। अच्छा, अभी एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है, उसने कल मैं देख रहा था बिलियंस में उसने ना बिज़नेस कर लिया है, क्योंकि वो हमारी तरह फिल्म नहीं बनाते हैं कि बजट होता नहीं है और घर का पता नहीं होता, हम उठ के शुरू हो जाते हैं। बेसिकली कैमरा जो है वो पहले दिन से वही है। कैमरे का काम क्या है? कैमरे का काम क्या है? कैमरे का काम ये कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है। कैमरे का काम है व्यू दिखाना, आई कांटेक्ट दिखाना। बाकी मशीन का काम है रिकॉर्ड करना। कैमरा लेंस है, ये ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्या ये रिकॉर्ड कर रहा है? कैमरा है ना, ये तो व्यू दिखा रहा है, आपको कैप्चर व्यू दिखा रहा है, आपका व्यू देख रहा है। रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? डीबीआर में। ये व्यू दिखाने के लिए कैमरा सिर्फ व्यू दिखाता है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर मैं एक दिन में नहीं हो सकता किसी भी सूरत, आपको याद भी नहीं रहेगा मैं इस पर चला जाऊंगा। तो पहले कैमरा अलग आता था, वीटीआर अलग आता था, माइक अलग आता था, सब चीज़ें चार चार आदमी होकर चलते थे। अब उसको कम्पैक्ट कर दिया, उसको कम्पैक्ट करके इसको कैमकॉर्डर में बना दिया, मोबाइल में बना दिया। साउंड भी आ रही है, कैमरा भी आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं, कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है। पहले ये सब चीज़ें अलग अलग थी। तो ये जो चीज़ है ये एक मशीन है, इसको आप कैमरा नहीं कह सकते कि मशीन है। मशीन क्या है कि इसके अंदर साउंड सिस्टम उन्होंने फिट कर दिया, ऑडियो, पूरा ऑडियो का सिस्टम है। जैसे मैंने अभी उठ के कैमरे के अंदर अपनी ऑडियो सेट की, वो ऑडियो नासिर साहब की कम आ रही थी। मशीन है ना, साउंड सिस्टम अलग है, रिकॉर्डर अलग है और लेंस और कैमरा अलग है। लेंस का काम है दूर नज़दीक करना, कैमरे का काम है व्यू देखना। चार चीज़ें इसमें आ गई, इसमें और चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो आज जो आपको हमने ये चार चीज़ों पे सिखाया, बेसिकली ये मेन चीज़ें हैं जो मीडिया साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि उनको अवेयरनेस हो। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पोस्ट प्रोडक्शन है, लाइटिंग है, लाइट कहाँ कहाँ किस किस तरीके से की जाती है। जैसे आप सुबह आए थे तो मैं डार्क लाइट कर रहा था कि डार्क लाइट कैसे होती है। आपके सामने कुछ लोग आ गए थे, मैं उनको प्रैक्टिकल करा रहा था अपने स्टूडेंट्स को यहाँ के। तो आज जो आपको ये वर्कशॉप हमने की, इसके अंदर हमने आपको बेसिक कैमरों का बताया कि कैमरे कितनी साफ के हैं, ठीक है, और लाइट्स कौन कौन सी हैं, साउंड क्या क्या चीज़ें हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अगर आप इस हवाले से कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि हम, क्योंकि ज़्यादा लंबा कर देंगे वो भी ड्रैग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज आपको इतना काफ़ी है या इसको और ज़्यादा किया जाए? अब देखें इस चीज़ में मैंने आपको एक चीज़ अभी बिल्कुल नहीं बताई है। वैसे तो बहुत सारी हैं, डायरेक्शंस नहीं बताई, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं बताई, रिसर्च वर्क नहीं बताया, आपको पोस्ट प्रोडक्शन नहीं बताई, स्क्रीन प्ले नहीं बताया। अभी सिर्फ आपको मैंने कैमरा, लाइट और साउंड कि ये तीन चीज़ें कैसे की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, पीछे पड़ी हुई हैं, अभी सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये चीज़ें आती होंगी, कहीं आप जाएंगे, किसी जगह आप बैठेंगे, तो आपको वहाँ आप दूसरों से मुनफरद नज़र आएंगे, आप एक क्वालिटी वर्क वाले नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इस वर्कशॉप में आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल टूल्स क्या होते हैं। कैमरे तो बहुत सारे होते हैं, कोई प्रोफेशनल, ये जैसे ये कॉम्पैक्ट कैमकॉर्डर है, इसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें तकरीबन 80% ऑटो पे दी हुई हैं। ये ऑटोमेटिक चलने वाला कैमरा है, ताकि एक आम आदमी उठाए उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये मैनुअली प्रोफेशनल कैमरा है, इसके अंदर कैमरामैन अपनी मर्ज़ी से लाइट, फोकस, आयरस हर चीज़ डिज़ाइन करेगा। अगर मैं इस कैमरे पे अभी शुरू हो जाऊं
तो समझ लें 1 महीना लग जाएगा इसके आपको फोकस, रिंग, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाने में। लेकिन आपको शॉर्ट वे में ये सारी चीज़ें नॉलेज प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज़ कम से कम समझ आ जाए कि इस प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिकल किए हुए नहीं है, आपको ये तो नॉलेज मिल गई होगी कि कैमरा क्या है, कितनी साख के होते हैं, लाइट्स का आपको बता दिया है और साउंड का बता दिया है। नेक्स्ट अगर इंशाल्लाह कभी हुआ तो आपको फिर इसकी मैनुअल ऑपरेटिंग के बारे में बताएंगे कि आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। सर आप जब हमें ब्रीफ कर रहे थे तो आपने जो लाइट्स जो अरेंजमेंट अभी किया हुआ है सोलो फ्रेम के हिसाब से किया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि जब आप अपना हाथ को मूव कर रहे हैं या फिर आप उनको कैमरा उठा रहे हैं तो एक शेड आ रहा है आपके ऊपर, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कौन सी लाइट यहाँ पे मज़ीद यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम जो है इस शेड को ख़त्म कर सकेंगे? ओके, ये जो आप लाइट के शेड की बात कर रहे हैं उसकी इस वक्त हमने जो लाइट दी हुई है वो डायरेक्ट लाइट दी हुई है। जब ये लाइट में यहाँ पे अपना हाथ उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये शेड बन रहा है, क्योंकि लाइट वहाँ से आ रही है। हमने 2 लाइटों का इस्तेमाल किया हुआ है, एक बैक लाइट किया हुआ है, एक फ्रंट लाइट किया हुआ है। बस हमने तीसरी लाइट मैंने आपको कहा था फिल लाइट। जब फिल लाइट लगेगी तो वो शेडो को दबा देगा, कम कर देगा। लाइट अगर मेरे आई लेवल पे होगी तो शेडो मेरे हाथ का यहाँ गिरेगा, समझ रहे हैं, ये मेरे फेस पे आ गया। अगर ये मैं हाथ ऊपर करता हूँ लाइट के एंगल पे तो मेरे फेस पे आ गया, अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये नीचे चला गया। इसी तरह लाइट जो ऊपर जाएगी शेडो नीचे गिरेगा। ग्रिड लगाने की वजह ये होती है, ग्रिड पे लाइट करने की 2 वजह होती हैं जो ऊपर ग्रिड लगा हुआ है। एक तो आपका शेडो नीचे गिरे, आपके जिस्म पे या आपकी बॉडी पे ना आए। सेकेंड कि आपकी जो शूट हो रही है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए। इस वक्त हम आपको एक सिखाने के लिए, ये लाइट की बिल्कुल क्लास नहीं है। अगर हम लाइट पे करेंगे तो हम लाइट बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। ये आपको सिर्फ 3 कैमरा OB कैसे ऑपरेटिंग की जाती है, उनको कहाँ कहाँ के एंगल से यूज़ किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। फ़र्ज़ कि आप किसी ऐसी जगह चले। अच्छा, ओवरशूट का मैंने आपसे सवाल किया था कि ओवरशूट क्या होता है, पता है किसी को? ओवरशूट होता है जैसे मैं और नाज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा भी जो बैकग्राउंड है वो ये है, हमें इस बैकग्राउंड के अंदर आना चाहिए, इसके बाहर की कोई चीज़, ये दरवाज़ा नहीं आना चाहिए, ये कैमरामैन नहीं आना चाहिए, ये लाइट नहीं आनी चाहिए, ये स्टैंड नहीं आना चाहिए। हमें एक कम्पैक्ट फ्रेम बनाना है जिसके अंदर हमारा बैकड्रॉप जो है वो बिल्कुल वैसे आए एंटरटेनमेंट के अंदर। अगर हम वहाँ से शॉट बना रहे हैं, ये दरवाज़ा भी आ रहा है पूरा, तो ओवरशूट है। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल है। सर ये जो आपने फिल लाइट का बताया, ये लगती कहाँ है? ऊपर ग्रिड में लगती है फिल लाइट शेड्स को दबाने के लिए? फिल लाइट का मकसद ये होता है कि वो आपकी जहाँ जहाँ लाइट कम आ रही है उस चीज़ को फिल करना होता है। जैसे आपने फिल लाइट लगाई ना, इस लाइट से शेडो इधर क्रिएट हो रहा है तो फिल लाइट उसको कम कर देगी, दबा देगी। लाइट हमेशा ऊपर से ही की जाती है इसलिए कि उसके बीच में आने वाले शेड नीचे दब जाते हैं। अगर लाइट आई लेवल पे होगी तो शेडो जो है ना पीछे उठ के आएगा, बैकग्राउंड पे आएगा। इस टॉपिक को अगर मैं यहाँ क्लियर करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इसके लिए एक अलग वर्कशॉप चाहिए जो सिर्फ लाइटिंग पे होगी। आज आपको जर्नल ओवरव्यू में मैंने आपको बताया कि साउंड आप सुनते हैं तो स्टीरियो और मोनो क्या है, समझ आई आपको बात। फिर मैंने आपको बताया कि आपका साउंड सिस्टम जो माइक है वो आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हो, किस तरह से यूज़ कर सकते हो, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। माइकों का आपको मैंने बताया कि माइंड साउंड स्टीरियो और मोनो में क्या फ़र्क है। सर मेरा क्वेश्चन भी मोनो और स्टीरियो के हवाले से है कि मोनो हम कब इस्तेमाल करते हैं और स्टीरियो हम कब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस चीज़ का हमें पहले पता नहीं था। मैंने देखा तो था लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने अभी इसको एलिब्रेट किया मज़ीद कि एक कान में अगर हम उंगली रखेंगे तो आवाज़ हमें उस तरीके से नहीं आएगी, लेकिन अगर उस उंगली को हम हटाएंगे तो उससे सही तरीके से आएगी। तो वो चीज़ मेरे क्लेरिफाई करना है सर कि इसको हम यूज़ क्या करते हैं, मोनो और स्टीरियो को। सर आपने सवाल किया कि मोनो और स्टीरियो को जब हम आगे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़र्क कैसे आता है। जैसे आपके घरों में टीवी होता है ना, तो आप अगर एक स्पीकर लगा दें तो एक स्पीकर से आवाज़ आती है और एक तरफ से आ रही होती है, आवाज़ क्लियर क्रिस्प नहीं आ रही होती। इसी तरह जब ये मोनो और स्टीरियो इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद लोगों को जाके समझ आई कि ये क्या हुआ। हम क्या करते थे, मोनो पे रिकॉर्ड कर दिया, एडिटर बैठा पोस्ट प्रोडक्शन में, उसने पोस्ट प्रोडक्शन की एडिटिंग की और मोनो पे भेज दिया। शुरू में सिस्टम जो था वो मोनो था, एक चैनल ऑडियो जाती थी और उसको जोड़ के 2 स्पीकर को भी उन्होंने जोड़ा हुआ था, दोनों से आवाज़ आती थी, आती मोनो ही थी।
अभी जैसे मैंने आपको कान में उंगली रखने वाली बात प्रैक्टिकल करवाया तो आपको साउंड की क्लैरिटी की समझ आई। इसी तरह फिर जब उन्होंने रिसर्च की, तजर्बा किया कि यार ये कान की जो साउंड की क्लैरिटी है तो ये वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, तो फिर उन्होंने इसको जब मोनो हम ब्रॉडकास्ट करते थे, ट्रांसमिशन में जाता था तो वहाँ क्या बंद हो जाता था कि बाज़ जगह स्टीरियो होता था तो आवाज़ दोनों की नहीं आती थी। लोगों की शिकायत आती कि यार तस्वीर आ रही है आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि वो मोनो होता था तो फायर ही नहीं होती थी, आगे जाती नहीं थी। तो फिर उन्होंने स्टीरियो चैनल पे उसको दोनों को लेफ़्ट राइट दोनों का इस्तेमाल किया। इसके अंदर एक लेफ़्ट और राइट का, अगर एक चैनल पे चल रही है तो उसके ऊपर राइट लगा देते हैं तो फिर दोनों चलने शुरू हो जाते हैं, यूँ दोनों बार चलनी शुरू हो जाती हैं जब आप पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अभी हमारे कैमरे के अंदर वहाँ स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है, यहाँ कैमरे पे भी, कि वो उसकी लेफ़्ट राइट बार चल रही होती है, लेफ़्ट राइट दोनों बार चल रही होती हैं, तो वो सिंगल चल रही होती है, मोनो पे चल रही होती है, तो वहाँ हम इसको डबल कर लेते हैं एडिटिंग में। और ये सुनने में भी वाज़ह तौर पे आपने इससे पहले नोटिस नहीं लिया होगा आपने इसको, कि आपके जो स्पीकर होते हैं, जो हेडफोन होते हैं, वो भी डबल बनाए जाते हैं आप, कि आपको जो साउंड आ रही है, और उसकी जो पिन होती है मोनो पिन होती है, उसको मोनो कहते हैं और इसको XLR कहेंगे। ये XLR है, ये 3 पिनों वाली। उसके अंदर भी उन्होंने जो आपकी ये जो फ़ोन होते हैं या आपके एंड्रॉयड होते हैं या आईफोन होता है, उसके अंदर से स्टीरियो पिनें निकली होती हैं। अगर आप एक लगा लें तो आपको एक आवाज़ आती रहेगी, इधर से किसी और की आती रहेगी, तो आप दोनों लगा लेते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक्चुअली ये यूज़ किया जाता है। तो इसको एडिटिंग के अंदर आप राइट लेफ़्ट लगा के ड्यूल कर सकते हैं। सर बहुत सी फिल्म जो मेकिंग होती है, फिल्म देखते हैं हम लोग, तो उसमें कोई सीन होता है जिसमें बाकायदा महसूस होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ से गुजर रही है तो सिर्फ उसकी हेयर इसी कान में आ रही होती है, तो वो स्टीरियो और मोनो का फ़र्क होता है। वो देखें, वो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने सवाल एक अच्छा सवाल किया, उन्होंने भी सवाल अच्छा किया था। ये देखें एक रिसर्च है, ये आप सब लोग इस रिसर्च को समझते हैं, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? कि हमारी ना बेसिक वो ट्रेनिंग है ना वो तरबियत है। अब इस वक्त मेरी जर्नल साउंड आ रही है, ठीक है, अब मैंने अगर अपना हाथ यूँ घुमाया तो मुझे इसके नीचे एक साउंड इफेक्ट लगाना पड़ेगा, तो वो इसके साथ मैच करना पड़ेगा, तो इस पे आ जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपने जो भी बताया वो इंडोर शूटिंग का, मुझे जहाँ तक लगा कि इंडोर, अगर हम इसको आउटडोर पे लेके जाते हैं तो ये बैकलाइट के मुझे कन्फ्यूजन है। जो आपने कहा कि ये कैमरे में ना आए, ऊपर ग्रेड पे लगी हुई, तो बाहर हमारे पास अगर ये रिसोर्सेज ना हो तो फिर इन लाइट्स को कैसे जो है एडजस्ट किया जाएगा? जी मेरा सवाल है कैमरे की लाइट से। जैसे आपने कहा था कि कैमरे की लाइट क्रिस्टल है, लेकिन मुझे अब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो येलो भी दिखती है, वाइट भी दिखती है, ऐसे शेड आते हैं, और सूरज की जो लाइट है वो येलो नज़र आती है। पहला जो आपने पूछा कि जी हम इस वक्त इंडोर मौजूद हैं, इंडोर के अंदर जो हमारी लाइट्स हैं वो आपने बताया, और आउटडोर क्या करते हैं। आउटडोर जब आप जाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। शेडी लाइट, क्लाउड लाइट। शेडी वो होती है जो दरख्तों के नीचे या किसी साए में आप शूट करते हैं, और बिहाइंड जो आपको पीछे बैकग्राउंड में लाइट तेज़ होती है, बहुत ओवर हो रही होती है, तो आप उसको कंट्रोल करते हैं। वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। वहाँ पे आप जो है ना आउटडोर आपको एनवायरनमेंट पे होता है कि आपने वहाँ पर रिफ्लेक्टर कितने इस्तेमाल करने हैं, आपने वहाँ पे HMI कितनी इस्तेमाल करनी है चेहरा निकालने के, या आप अगेंस्ट सूरज इस्तेमाल कर रहे हो। फ़र्ज़ कि आपके बैक से सूरज निकल रहा है तो ज़ाहिर है आपका फेस डार्क हो जाएगा, पीछे लाइट ज़्यादा होगी। अगर आपका फेस सूरज की तरफ मुड़ा होगा तो लाइट ज़ाहिर है आपके सूरज की आपकी फेस की तरफ मुड़ेगी, तो आपको एनवायरनमेंट अच्छा आएगा। ठीक है, ये इस वक्त इसलिए हम इंडोर की बात कर रहे हैं कि आप हो ही इंडोर, और ये बेसिक है। आउटडोर जब आप जाओगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हवाले से आप रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करते हो, बड़े बड़े उन रिफ्लेक्टर से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके इस्तेमाल करते हो। या HMI लाइट्स जो हैं, जो शेडी जगह होगी वहाँ पे आप HMI लाइट इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड, उन्होंने सवाल किया क्रिस्टल का मतलब ये होता है जिसका कोई कलर है उसमें, यह नहीं कि आप बोलो जी वो कलर ही नहीं है उसके अंदर हज़ारों कलर हैं। ये रब के कलर हैं, वो आपको कहाँ दिखते हैं? वो वहाँ दिखते हैं कि जब आप पानी के ऊपर पेट्रोल डालो तो पानी के ऊपर पेट्रोल धात हो गई, तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर आपको नीले पीले कलर नज़र आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसा है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर उसके अंदर ज़रा भी येलो होगा ना, सुबह आप जब येलो होती है तो पूरा माहौल आपको पीला पीला नज़र आता है। शाम को सूरज उतर रहा होता है तो येलो होता है, तो पूरा पूरा पीला नज़र आता है। जब दिन होता है 11 से या 10 से लेके 4 बजे तक, उस वक्त सूरज की रोशनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, क्रिस्टल हो जाती है, उसका कोई कलर। दुनिया में 3 मवाद एक जैसे हैं, वो कौन से हैं?
कि मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी चीज़ें बता दी जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। 3 चीज़ें कौन सी हैं? सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, जिनके बगैर हम जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। रोशनी, हवा, पानी, तीनों ट्रांसपेरेंट हैं, एक ही महलूल है। कभी गौर किया है? वो तो अलग है कि घड़े में या किसी चीज़ में भर दिया थिक होके नीला नज़र आता है, लेकिन हाथ पे रखो तो ट्रांसपेरेंट है। कोई कलर है पानी का? हवा का कोई कलर है? रोशनी का कोई कलर है या रुकावट है? तीनों एक, अल्लाह ताला ने किस कुलिये किस से बनाए ये वही जानता है। सबसे पहले ज़िंदगी की ये मेजर चीज़ें हैं जिस पे आप गौर करते हो। और जो आपने पूछा कि लाइट्स इनडोर आउटडोर, देखो एक साइंस पूरी इनडोर है। इनडोर लाइट उसको कहते हैं जो हम मसनूई लाइटें बनाते हैं। ये साइकी है, नंबर फर्स्ट साइकी इनडोर। इनडोर का मतलब जो हमने सूरज की रोशनी नहीं इस्तेमाल की, हमने अपनी बनाई हुई लाइट से काम करना है। आउटडोर जो कुदरत की रोशनी है। अब आउटडोर का मतलब ये नहीं है हम इस कमरे से निकले तो रात में नीचे चले के आउटडोर खड़े हो गए। रात में भी इनडोर है। कौन सा? कि आप बल्ब की रोशनी में काम करते हो, भले से मैदान में खड़े हो, फ़र्क है। वो इनडोर ही कहलाएगी। अगर आप ग्राउंड में भी खड़े हो वहाँ बल्ब की रोशनी है तो इनडोर कहलाएगी, और अगर आप दिन की रोशनी में खड़े हो तो वो आउटडोर कहलाएगी। अगर वहाँ पे इस वक्त कमरे में हम ये सारे खोल दें तो वहाँ से रोशनी ना हो रही है सूरज की, उसको इनडोर कहेंगे। लेकिन हम रोशनी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उसको लाने के लिए हमें फिर टेक्निक से इस्तेमाल करनी पड़ेगी कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा डालने के लिए, ताकि सब जगह एक जैसी हो। इसलिए हम इनडोर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग क्रोमा वगैरह का जो आपने बताया कि ग्रीन कलर होता है या ब्लू कलर होता है, लेकिन हमें बाज़ औक़ात देखने में आता है कि अगर कपड़े ग्रीन कलर के पहने होते हैं और क्रोमा भी ग्रीन होता है तो वो उसमें कटने में बहुत मुश्किल पेश आती है। या अगर ब्लू क्रोमा पे काम कर रहे हैं और ब्लू कलर है तो उस पर भी मुश्किल होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था 4K, या हम लोगों ने जो सुना था वो HD तक होता है, फिर HD से ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो वो 4K पे चली गई। तो 4K पे जब सिनेमाटोग्राफी पे हम लोग वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो वो उसका जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसका मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा। क्रोमा की जो होती है वो 2 कलर हैं, ब्लू और ग्रीन। जब हम की पे शूट करते हैं तो हमारे कपड़े इस कलर के नहीं होने चाहिए, इससे डिफरेंट होने चाहिए, वाइट होने चाहिए, ब्लैक। यहाँ तक कि हमारे कपड़े के ऊपर कोई निशान भी ग्रीन नहीं होना चाहिए। आँखों का जो चश्मा है, चश्मे के अंदर ग्रीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको क्रोमा इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे ब्लैक हो जाएगा और यूँ सेचुरेशन सी आ जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो क्रोमा जो है उसके अगेंस्ट कलर, जैसे ये ग्रीन है इसके आगे आप वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। येलो नहीं करें तो बेहतर है, येलो भी इसमें थोड़ा मर्च हो जाता है। बाकी कोई कलर, लेकिन आप ग्रीन कलर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि टेबल पे भी ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप ब्लू करेंगे तो ब्लू के सामने आपको ब्लू की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये तो वाज़ेह हो गया। अब अगला सवाल आपका था कि जी 4K में एस्पेक्ट रेशियो चेंज होता है 6K में, ये कहाँ चेंज होता है? पहले तो ये बता दें चेंज कहाँ होता है, कोई बता सकता है? जो है वो 16.9 एस्पेक्ट रेशियो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वीडियो में। अब वहाँ पे ये जो स्क्रीन लगी हुई है 29:1, ये एस्पेक्ट रेशियो थोड़ी ही है। पहले तो आपको यही नहीं पता कि एस्पेक्ट रेशियो चीज़ क्या है। देखो, रेशियो का मतलब होता है साइज़, साइज़ ही है ना, या कोई और चीज़ है? साइज़ का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि 16:9, सिनेमाटोग्राफी भी 16:9 के हिसाब से होती है। ये लंबी स्क्रीन है, ये 4.3 है, ये छोटी स्क्रीन है, क्रॉप सेंसर है। ये पीछे नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, ये वाला। ऐसे ही वहाँ एक LCD रखी हुई है, वो छोटी सी चकोर है, और एक इसकी LCD है, किसी के पास दूसरा मोबाइल होगा उसकी चकोर होगी। ये एस्पेक्ट रेशियो है भाई, वो एस्पेक्ट रेशियो है, ये पीछे एस्पेक्ट रेशियो है, ये एस्पेक्ट रेशियो है। अब इसके अंदर बढ़ गई रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? 1920x1080 क्या है? HD हाई डेफिनेशन, HD हाई डेफिनेशन रिजोल्यूशन डॉट्स। फिल्म बनती किससे है? किसी को पता है? अब बात ये है ना, प्रैक्टिकल बहुत लंबा है, वो बहुत डीप में, मैं कल 1 साल तक लगा रहूँगा, पूरा नहीं होगा। जब आप टीवी स्क्रीन ऑफ करते हो, ये तार निकाल देते हो तो वहाँ पिक्सल से आनी शुरू है।
वो क्या, वो पिक्सल होते हैं, वो कैमरे के मेगापिक्सल होते हैं, नज़र आते हैं ब्लॉक से, डॉट से। गौर किया है? अब एस्पेक्ट रेशियो क्या है? 16:9 साइज़ है, 4.3 साइज़ है, उसके अंदर रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन क्या है? मेगापिक्सल। जितने मेगापिक्सल ज़्यादा होंगे इतनी आपकी वीडियो थिक और अच्छी रिजल्ट की आएगी, कलर अच्छे आएंगे। जितने मेगापिक्सल कम होंगे उसका सेंसर साइज़ जितना छोटा होगा उसके मेगापिक्सल कम होंगे, सेंसर साइज़ जितना बड़ा होगा उसके मेगापिक्सल ज़्यादा होंगे। इसी तरह जब आपकी सिनेमाटोग्राफी पे जाते हैं आप, जिसको सिनेमाटोग्राफी कहते हैं, वही वो तो वैसे तो वही है, क्या बताया था मैंने उर्दू में? हरकत निगारी, मूव, यही बताया था ना। तो वहाँ स्क्रीन बड़ी हो जाती है, हमें रिजल्ट कमर्शियल दिखाना होता है, रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, ब्रॉडकास्टिंग अच्छी दिखानी होती है। अच्छा, आपका सवाल है कि जी 3 कैमरा कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। इसके लिए मार्केट में एक मिक्सर आता है, स्विचर आता है, उसके अंदर ऑप्शन होते हैं 4 कैमरे के। इसी तरह जो आप चैनल्स में देखते हैं वो 12 से 15, 20 इनपुट का होता है, और जो छोटी प्रोडक्शन के लिए आउटडोर इनडोर जाते हैं वो भी कम से कम 10 से 12 इनपुट का होता है, और एक बिल्कुल ही छोटा 4 इनपुट का होता है। तो चारों कैमरों से लीड उसके अंदर लेके उनको जॉइंट किया जाता है। इसी तरह साउंड मिक्सर जो है, ऑडियो मिक्सर, वो भी अलग लगाया जाता है, उसके अंदर सारी साउंड्स ली जाती हैं, वहाँ से साउंड आ रही होती है और यहाँ से वीडियो मर्च हो रही होती है। बराबर में एक डिवाइस लगी होती है कैप्चरिंग के लिए, तो उसके अंदर वो सारा डाटा जा रहा होता है और स्विचिंग हो रही होती है। एक तो सवाल ये हो गया, इसकी ब्रीफिंग डेप्थ में बहुत है, तो इन्होंने सवाल किया, मैं सैंपल बता दिया क्योंकि इसकी लंबी हो सकती है बात, ये दूर की बात है। अब उन्होंने सवाल किया कि जो क्रोमा है उसके 2 कलर इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। आम तौर पे इंसान की बॉडी जो है, जिस्म है, उसके अंदर बाकी सारे कलर्स पाए जाते हैं। ब्लैक पाया जाता है, मूछें, दाढ़ी, बाल, येलो पाया जाता है आपकी स्किन, रेड पाया जाता है आपकी स्किन, वाइट पाया जाता है आपकी स्किन। तो उनके अंसर ज़्यादा होते हैं, हमारी जो बॉडी या कपड़े या इफेक्टिव चीज़ होती है उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप नोट करें तो मैं ग्रीन नहीं हो रहा, ब्लू नहीं हो रहा। मेरा नाम इजाज़ुर रहमान है, मैं BS मास कम्युनिकेशन 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में। आज का सेशन यकीनी तौर पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और क्योंकि जो चीज़ें हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी लेकिन प्रैक्टिकली हमने उन चीज़ों को देखा नहीं था, आज वो चीज़ें हमने देख भी ली और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने सीखने को भी मिली। और माशाल्लाह सलीम बासी साहब ने हमें वो चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई भी, और लाइटिंग के हवाले से, स्पेशली प्रोडक्शन के हवाले से, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ी थी लेकिन हमने देखा नहीं था। हमने प्रैक्टिकली चीज़ें वो जो टेक्निक्स थे कैमरे के या जो प्रोडक्शन के हैं, लाइट्स के हवाले से थे, वो सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी। लेकिन आज के सेशन के बाद हमने वो सारी चीज़ें देख भी ली और उस पर प्रैक्टिकली हमें दिखाई भी गई। तो बहुत ज़्यादा मशकूर है कि हम इस सेशन में इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अनवर है, मैं BS 6 सेमेस्टर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज हम मेमन इंस्टीट्यूट में आए तो प्रैक्टिकल तौर पे मीडिया क्या होता है, कैमरा क्या होता है, लाइट क्या होती है, रिकॉर्डिंग क्या होती है, वो आज हमें सीखने को मिला। यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ते हैं तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन आज हम मशहूर हैं स्पेशली हमारे सर नासिर महमूद का और इस इदारे का कि वो हमें इस तरह की वर्कशॉप प्रोवाइड की कि हम जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली तौर पे चीज़ों को सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल आसिफ़ है और मैं BS 6 सेमेस्टर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मेमन इंस्टीट्यूट में हम लोग आए। यहाँ पर सर नासिर जो हैं हमारे TV प्रोडक्शन के जो कोर्स इंचार्ज हैं, उन्होंने यहाँ पर एक वर्कशॉप का इनेकाद करवाया और हम लोग यहाँ पर आए। सर सलीम अब्बासी साहब की निगरानी में उन्होंने हमें लेक्चर दिया। कैमरा, लाइट और माइक के बारे में जो उन्होंने चीज़ें बताई वो ज़ाहिर सी बात है हमने पहले नहीं पढ़ी थी क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे थे। यहाँ पर आके प्रैक्टिकल किया, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ गेन करने को मिला, लर्न करने को मिला और ऑब्वियसली हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इस पर जाके और भी चीज़ें सर्च करेंगे ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं कि आगे भी यहाँ पर कोई ऐसा सेशन मुनक्किद किया जाए, हम यहाँ पर आएँ और ऑब्वियसली यहाँ पर और कुछ सीखने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं BS मास कम्युनिकेशन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जो है मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और ख़ास तौर पर मैं सर सलीम अब्बासी और सर नासिर महमूद का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है ये एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई और सर सलीम अब्बासी ने बहुत अच्छे तरीके से कैमरा, लाइट्स और साउंड के ऊपर रोशनी डाली और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो हमारी इनसे यही गुजारिश है कि ऐसी वर्कशॉप जो है वो मुनक्किद होनी चाहिए ताकि जो है हमें मज़ीद सीखने का मौका मिले। शुक्रिया।